बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 9 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है चिड़िया की बच्ची, जो कि एक कहानी है और इस कहानी को लिखने वाले हैं जैनेन्द्र कुमार जी। बच्चों, आप मेरे साथ यह कहानी पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपने देखा कि सेठ के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। वह एक चिड़िया की बच्ची को देखकर बहुत अधिक खुश होता है और उसे अपनी बातों में उलझाकर पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वह चिड़िया उड़ जाती है। बच्चों, आपने मेरे साथ यह कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी है। अब हम इस कहानी पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो बच्चों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है और कहाँ से लिया गया है। बच्चों, पहला प्रश्न हमारा कहानी से ही है। बच्चों, इन प्रश्नों को हल करने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आपने कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी है। देखिए, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आपने कहानी पढ़ी होगी तो कहानी की शुरुआत में आपने देखा होगा कि जब माधव दास जी का चित्रण किया जा रहा था, उस समय माधव दास जी की संपन्नता के बारे में बताया जा रहा था कि माधव दास जी के पास क्या है क्या नहीं, और बाद में माधव दास जी के मन की बात की जा रही थी। वहाँ पर यह बताया जा रहा था कि माधव दास जी का मन खुश नहीं था। तो बच्चों, आपको उन पंक्तियों को ढूंढकर उन पंक्तियों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से देंगे। माधव दास की संगमरमर की बड़ी कोठी, उसमें खूब भरा हुआ सोना चांदी, रही सी ठाठ बाट, महल में अनेक दास दासियां, इस तरह माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था। बच्चों, ये जो सब हैं, ये माधव दास जी की संपन्नता के बारे में बता रहे हैं। फिर देखिए, इसके साथ ही उसका यह सोचना कि सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में खालीपन है। माधव दास अपने मन से यही महसूस किया करता था। पूरी कोठी में उसका अकेले रहना, चिड़िया को अपने बगीचे में रहने के लिए मजबूर करना, जिससे वह सुंदर चिड़िया की बच्ची को बार बार देख सके, उसका सहारा पाकर अपना अकेलापन काट सके, इन सब बातों से पता चलता है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह मन से सुखी नहीं था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। बच्चों, आपने कहानी पढ़ी तो कहानी में देखा होगा कि माधव दास बार बार चिड़िया की बच्ची को ऐसे कह रहा था कि यह बगीचा तुम्हारा है, तुम रोजाना आया करो। तो बच्चों, आपने कहानी को जब अंत तक पढ़ा तो आपने यह पाया होगा कि माधव दास जी का मन कैसा था। यानी माधव दास जी जब चिड़िया से बार बार यह कह रहे थे कि यह बगीचा कैसा है, उसके मन में कौन सी भावना थी? क्या वो स्वार्थ के वश होकर कह रहे थे या वो निस्वार्थ भाव से चिड़िया से कह रहे थे? तो बच्चों, आपने कहानी पढ़ी है तो कहानी का उत्तर हम इस तरह से देंगे। देखिए, माधव दास हर तरह से सुखी था, लेकिन वह अपनी कोठी में अकेला रहने के कारण उदास रहता था। इसलिए वह चाहता था कि चिड़िया की सुंदर बच्ची उसके बगीचे में रह जाए, जिससे वह उसे अनेक प्रलोभन देता था। इसी दृष्टि से वह बार बार कहता है कि बगीचा तुम्हारा ही है। माधव दास यह बात निस्वार्थ भाव से नहीं कहता था, वह वास्तव में उसे अपनी मोहक बातों में फंसाकर अपने नौकर द्वारा पिंजरे में कैद करवाना चाहता था, जिससे हमेशा के लिए उसके पास वह रह जाए और उसकी उदास जिंदगी में रौनक भर जाए। देखते हैं आगे। माधव दास, ये माधव दास नहीं है बच्चों, यह है माधव दास। माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों में क्या क्या अंतर थे, अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, इस प्रश्न में आपको चिड़िया के मनोभाव बताने हैं और माधव दास के मनोभाव बताने हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से देंगे। देखिए, माधव दास के बार बार समझाने पर और लालच देने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, क्योंकि वह अपना स्वच्छंद जीवन बिताना चाहती थी
और अपनी माँ के पास रहना चाहती थी। जीवन में स्वच्छंदता और माँ की गोद ही उसके लिए सबसे बड़ा सुख था। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया का जिद का कोई महत्व नहीं था। वह तो अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने हेतु और अपने मन की उदासी को दूर करने के लिए चिड़िया को पकड़वाना चाहता था। बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। बच्चों जब आपने कहानी पढ़ी तो कहानी के अंत में देखा कि सेठ का नौकर जब चिड़िया को पकड़ने का प्रयास करता है तो वह चिड़िया को पकड़ भी लेता है, चिड़िया को अपने पंजे में दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन पंजे में आकर भी चिड़िया उड़ जाती है। उस समय बच्चों आपको क्या महसूस हुआ? आपको यह इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो बच्चों उत्तर होगा कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर हमें अच्छा लगा, क्योंकि माधव दास उसे अपने जाल में फंसाने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन दे रहा था और नौकर के द्वारा पकड़वाकर उसे कैद करवाना चाहता था। चिड़िया को जैसे ही उसकी इस घिनौनी करतूत का अनुमान हुआ, वह नौकर के पंजे से मुक्त होकर अपनी माँ की गोद में जाकर छिप गई। चिड़िया को आज़ादी और माँ की गोद दोनों ही प्यारी लगती है। चलते हैं आगे, देखिए अगला प्रश्न। माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। बच्चों चिड़िया की ज़िंदगी में तो उसकी माँ का बहुत अधिक महत्व था। चिड़िया बार बार कह रही थी कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझे मेरी माँ बहुत अच्छी लगती है, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। बच्चों इस प्रश्न में आपको क्या करना है? इस प्रश्न में आपको आपकी ज़िंदगी में माँ की क्या अहमियत है वह बताना है कि आपकी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ऐसे देख सकते हैं। प्रत्येक प्राणी के जीवन में माँ का अत्यधिक महत्व होता है। बच्चा ही क्या, व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है और जब तक उसकी माँ जीवित रहती है तब तक वह घर पहुँचते ही अपनी माँ को आवाज़ देता है और उसकी ममता भरी आवाज़ सुनकर वह दिन की थकान भूल जाता है। माँ की शीतल छाया में बैठकर वह अपने सुख दुख की जब तक बातें नहीं कर लेता तब तक उसका मन चैन नहीं पाता है। पशु पक्षी भी माँ का साथ चाहते हैं, इसलिए जब नन्ही चिड़िया को माधव दास के घर देर होने लगती है तो वह भी रह रहकर यही कहती है कि माँ मेरी बाट देखती होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या शीर्षक देना चाहोगे और क्यों? तो बच्चों इस कहानी को आपने पढ़ा, कहानी के आधार पर अगर आप इस कहानी को कोई अन्य शीर्षक देना चाहेंगे तो आप क्या देंगे और क्यों देंगे? बच्चों मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब कभी भी हमें किसी भी गद्यांश या कहानी का शीर्षक निकालना होता है तो हम उस कहानी को ऊपर से नीचे की तरफ पूरे तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में देखते हैं कि कहानी का मुख्य भाव क्या है। उस मुख्य भाव के आधार पर ही हम शीर्षक रखते हैं। यदि देखा जाए तो इस कहानी का शीर्षक चिड़िया की बच्ची सभी प्रकार से उचित और सार्थक है। फिर भी इस कहानी का अन्य कोई शीर्षक देना हो तो सबकी प्यारी माँ देना चाहेंगे, क्योंकि इस संसार में माँ के प्यार जैसा निस्वार्थ प्रेम और किसी का नहीं हो सकता, जो स्वयं गीले में सोकर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों और प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। देखिए इस तरह का स्वाभाविक अनुशासन का रूप हमें अनेक चीज़ों और अनेक जगहों पर देखने को मिलता है। उदाहरण स्वरूप दिन भर बाहर भटकने के बाद कोई भी मनुष्य घर आकर ही आराम महसूस करता है। सूरज, चांद और तारे अपने समय पर ही निकलते हैं और छिपते हैं। फल फूल समय पर ही पेड़ों और पौधों में आते हैं। पशु दिन भर जंगलों और मैदानों में चरते हैं और घोदूली बेला में अपने खूंटे पर लौटकर अपने बछड़ों से मिलते हैं।
इन सब में एक स्वाभाविक अनुशासन की ही झलक दिखाई पड़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने के लिए कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? ऐसे क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कारण है, इन्हें हमें पढ़ना है और विचार करना है। देखिए, क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से देंगे, यदि हमें सारी सुख सुविधाएं देकर एक कमरे में सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम ही क्या, सारे पशु पक्षी भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसलिए हमें भी स्वतंत्रता ही प्रिय होगी। हम किसी भी स्थिति में प्रलोभनों वाली पराधीनता में फंसना नहीं चाहेंगे, उससे हमें न तो वास्तविक सुख मिल सकता है और न हम किसी सुख की कामना कर सकते हैं। पराधीनता का अर्थ है दूसरे के अधीन रहना, फिर अधीनता में स्वाधीनता का कैसे सुख मिल सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा अनुमान और कल्पना पर आधारित है, देखते हैं क्या है। आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु पक्षी, इन तीनों में ही माएँ अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, मनुष्य, पशु और पक्षी, इन तीनों में जो इनकी माएँ हैं, मनुष्य की माँ, पशु की माँ और पक्षी की माँ, जन्म देने वाली जो माँ है वह अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है। तो प्रकृति की इस अद्भुत देन का आपको अवलोकन करना है, अपने आसपास देखना है और अपने शब्दों में लिखना है। देखिए, मानव से लेकर पशु पक्षी आदि जितने भी सचेतन जीव हैं, उन सभी में ममता, वत्सलता और स्नेह भाव अधिक रहता है। इस जन्म देने वाली माँ का अपने शिशु से स्वाभाविक स्नेह रहता है और वह उसका पालन पोषण करने का पूरा प्रयास करती है। प्रकृति का यही नियम है कि माएँ साथ अपने बच्चों को लेकर ममता से भरी रहती हैं और स्वयं कष्ट सहकर भी उनका लालन पालन करती रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा भाषा की बात से लिया गया है, देखते हैं क्या है। पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं? देखिए, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी थी, कभी पर हिलाती थी, पर बच्चे कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यों के आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिनमें अलग अलग उद्देश्यों के लिए पर के प्रयोग हुए हों। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, ये जो पर शब्द है इनका यहाँ पर तीनों जगह अलग अलग अर्थ निकल रहा है। हाँ बच्चों, जहाँ यहाँ पर तीनों यहाँ पर जो पर शब्द है इनका अलग अलग अर्थ निकल रहा है, आपको भी ऐसे अलग अलग अर्थ निकलते हुए 3 पर शब्दों से एक वाक्य बनाना है। तो हमारा जो पहला पर है वह उसका अर्थ है स्थान, यानी चिड़िया पेड़ पर बैठी है। फिर दूसरे पर का अर्थ है पंख, चिड़िया पर फैलाकर धूप सेक रही थी। तीसरा पर का अर्थ है हमारा लेखन, हमने तो कलम यहीं रखी थी पर न जाने कौन उठाकर ले गया। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 7 के पाठ चिड़िया की बच्ची के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।